नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि अब चंबल में दंगल दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन कुछ और भी खबरें होंगी। कहां बच्चों ने अतिक्रमण कर लिया, देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। नाथ का विरोध, लापरवाही की इंतहा, अनिल की घर वापसी, अतिक्रमणकारी बच्चे, भोपाल में लव जिहाद। तो मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल में अब दंगल दिखाई देने लगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम सारे नेता इस वक्त चंबल में हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे शिवराज महाराज की बात करें, हमने देखा कि कई तरह की उन्होंने रैलियां की। लेकिन इस बीच आज की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं चंबल के दंगल की, जो साफ तौर पर नजर आ रही। ग्वालियर में आज पहुंचे कमलनाथ, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका विरोध कर दिया। ये 2 तस्वीरें देखिएगा। एक में कमलनाथ वहां पहुंचे हैं, दूसरी तस्वीर वो है जिसमें वो विरोध करते नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे युवा नेता वहां पहुंचे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, और उन्होंने विरोध किया। यानी एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने वहां पर नजर आ रहे हैं, और इसीलिए चंबल का दंगल अब दिखाई दे रहा है। चंबल के रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी दिख रही है जिसमें कमलनाथ का रोड शो दिखाई दे रहा है, और रोड शो के बीच दूसरी तस्वीर यह है जिसमें भाजपा का विरोध दिखाई दे रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झंडे उनके हाथ में थे, और तमाम युवा सड़क पर आ गए। तो ये स्थितियां चुनाव से पहले ग्वालियर की दिखाई दे रही है, जिसको देखकर क्या कहा जाए। लेकिन अब एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। जब विरोध किया वहां के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया, तो विरोध के बाद क्या तस्वीरें वहां पे दिखी, ये भी देखिएगा। एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हल्का बल प्रयोग भी किया है पुलिस ने वहां पर, और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। क्या ये माना जाए कि चंबल के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह की तस्वीरें आपको दिख रही है, रोड शो करने पहुंचे थे कमलनाथ, और उस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। खासा विरोध वहां देखने को मिला है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। और ये आप देखिएगा, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं ग्वालियर चंबल की, जहां हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को, क्योंकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए थे। ये ताजा विजुअल आप देखिएगा IND24 पर, ताजा खबरें और बड़ी खबर ग्वालियर से कि किस तरह बीजेपी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि रोड शो निकल रहा था कमलनाथ का, उसी दौरान युवा मोर्चा ने विरोध किया उसका, और फिर दोनों आमने सामने आ गए। पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग भी करना पड़ा। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, ये देखिएगा आप। ये तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस को लाठी चलाना पड़ी है, और आखिरकार फिर कहीं मामला सुलझा है। अनिल राजपूत जुड़े हमारे संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। अनिल, क्या कहेंगे, क्या दोनों आमने सामने आ गए बीजेपी और कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है। साफ तौर पे तस्वीरों में भी स्पष्ट यही दिखाई दे रहा है कि अब चंबल में दंगल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने आ गई है। और जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच जो झड़प हुई, और बीच बचाव के लिए और हल्का बल प्रयोग जब पुलिस को करना पड़ा, ये साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे बयां कर रही हैं। साथ ही आज जब दौरा है कमलनाथ जी का यहाँ पर, और उसी दौरान भाजपा के जो युवा मोर्चा है वो विरोध कर रहे थे। उनका सवाल पूछना था, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि 15 महीनों में जब सरकार रही, जब नहीं आए और अब आ रहे हैं, तो क्या वोट मांगने आ रहे हैं, किस लालच से आ रहे हैं,
पहले उन सवालों का जवाब दें जो उन्होंने वादे किए थे, जिस तरीके से कि बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा और ग्वालियर का विकास किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने जो भी वादे किए थे कि जीएच हॉस्पिटल में जो निर्माण कराया जाएगा हॉस्पिटल का, और कई ऐसे वादे थे जिनको लेकर जब कमलनाथ सरकार बनी थी और जिसको लेकर जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया था और उनको जिताकर विधानसभा में भेजा। तो कहीं ना कहीं उनका जो विरोध करना है, उनका यही कहना है कि जब 15 महीने में नहीं आए कमलनाथ, अब आखिर किस लालच से यहाँ पर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आमने सामने आ गए और दोनों के बीच में झड़प हुई, और उसके बाद जो पुलिस को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन अनिल, क्या देख रहे हैं आप? क्या रोड शो खत्म हो गया है? जिस तरह रोड शो की बात हो रही थी उस समय रोड शो में क्या काफी तादाद में लोग पहुंचे थे? क्योंकि दूसरी तरफ भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की संख्या अच्छी खासी दिख रही है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से कमलनाथ जी जब यहाँ पर आए तो ग्वालियर के एयरपोर्ट से लेके और उनकी लक्ष्मीबाई समाधि तक लगातार उनका स्वागत हो रहा है, और उनका स्वागत में हजारों कार्यकर्ता उनका स्वागत भी कर रहे हैं, और जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र है उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद जो भाजपा की बात करें, भाजपा युवा मोर्चा की भी भारी संख्या में भीड़ है, और यहाँ पर वो भी विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे हैं, और उनका विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से 1,500 के करीब कार्यकर्ता हैं जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उनको रोका है ताकि ये काफिले का जो कमलनाथ का काफिला है उनके बीच में ना आए और कांग्रेसियों से इनके बीच में विवाद अब दोबारा ना हो। तो ये माना जाए अनिल कि जिस तरह से आज पहला दिन है, हालांकि इससे पहले शिवराज महाराज भी वहां पहुंचे थे, कुछ अलग तरह की स्थितियां वहां भी दिखाई दी थी, लेकिन चंबल के दंगल में क्या इस तरह का दंगल अब होता रहेगा? जी बिल्कुल, कह सकते हैं अपन कि चंबल में दंगल अब इस तरीके से होता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने हैं, और जो दल हैं वो भी लगातार या तो कांग्रेस में शामिल होती जा रही है या तो भाजपा में शामिल होती जा रही है। तो अब आमने सामने जो आ रहे हैं वो यही देखा जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा अब चंबल में दंगल करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका अनिल, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त की जो खबरें भी है, लेकिन हम यही दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से चंबल के रण में दोनों ही दल दिखाई दे रहे हैं। कभी कोई किसी का विरोध करता है, कभी कोई किसी का विरोध करता है, और ये शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है। उसकी वजह भी ये है कि सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो दोनों आमने सामने आते रहेंगे। लेकिन यही सब चीजें बताती है कि आने वाले दिनों में जो तस्वीर दिखाई देगी, खासकर ग्वालियर चंबल की, क्योंकि 16 सीटें वहां से है, और इन 16 सीटों के बीच में जो तस्वीर दिखाई देगी वो ये जरूर बताएगी कि वहां चल क्या रहा है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक बार फिर शवों के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम रूम में एक और शव मिला है जो 9 सितंबर से यहां रखा है। अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पोस्टमार्टम रूम में शव रखकर भूल गए थे, जिससे 9 दिनों के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बता दें आपको कि 9 सितंबर को कोरोना संक्रमण के चलते धार की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन शव लेने में अस्पताल नहीं पहुंचे, न ही अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान दिया। लापरवाही की इंतहा भी देखिए। मानवीयता दोनों तरफ से तार तार हो रही है कि एक तरफ परिजन का देहावसान हो जाता कोरोना से तो परिजन लेने नहीं पहुंचते हैं। आखिर किस तरह कोरोना का डर है? हम सबसे यही कहेंगे, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। आप मास्क लगाइए, आप पीपी किट पहनकर अपने शव को, अपने परिजन को लेने जा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं गए। और दूसरी तरफ एमवाई की इतनी व्यस्तता है कि वो भूल जाता है कि यहां भी एक शव रखा। और बीते हम 3-4 दिनों से लगातार IND24 पर इस तरह की खबरें दिखाई दे रही है, जिसमें पहले एक शव ऐसा मिला जो कई दिनों से वहां पर सड़गल गया था पूरी बॉडी, उसके बाद फिर एक बच्चा मिला, और अब ये तीसरी खबर। और तो क्या कहा जाए कि लापरवाही की इंतहा हो गई। भरत जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता, भरत से बात कर लेते हैं। भरत, क्या कहेंगे? लगातार रोज ही आप एक नई खबर दे देते हैं कि एमवाय में एक फिर शव मिल गया, हो क्या रहा है? देखिए, हम इस पूरे मामले को प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मानवीय शर्मसार करने वाले चेहरे, ऐसे लापरवाहों को उजागर करके सामने लाएंगे। लगातार इस तरह के मामले इसलिए सामने आ रहे हैं कि वाकई एमवाय में लापरवाही का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है। पहले एक ऐसा शव मिलता है जो कंकाल पूरे रूप में हो चुका है,
फिर उसके बाद एक बच्चे का एक शव इस तरह से सामने आता है जहां पर वो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन उसकी एमएलसी को नॉन एमएलसी में बदल दिया जाता है, फिर उसकी एमएलसी किया जाता है। तो लगातार खबरों के साथ साथ जो है प्रशासन की नींद भी जागती जा रही है। हाल ही में जिस तरह की कोरोना पॉजिटिव बॉडी का नया मामला सामने आया कि एमटीएच में उसकी 9 सितंबर के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। अब पता नहीं कि एम्बा अस्पताल ने इसकी जानकारी परिजनों तक पहुंचाई है न पहुंचाई है, या परिजन इसके शव को लेने क्यों नहीं यहाँ पर पहुंच पाए। ये तमाम ऐसे सवाल है जो एम्बा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अगर हाल ही में बात की जाए तो जिस तरह से हमने कल इस मुद्दे को उठाया था, जो फ्रीजर में एक बच्चे की जो नवजात शिशु था उसकी जो शव सामने आया था, उसके शव की शिनाख्त अलीराजपुर में हुई। अलीराजपुर में ऑलरेडी पुलिस को इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता था, लेकिन इसका तकरीबन 2 महीने से के करीब से भी ज्यादा यहाँ पर उसके उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो जाती। तो एम्बा की जिम्मेदारी बनती है कि ये किस थाने से आया या संबंधित इसके पोस्टमार्टम कौन कराएगा, लेकिन एम्बा के जिम्मेदार अधिकारी उस शव को रख के फ्रीजर में भूल गए। अब आनंद फानन में जब खबर प्रकाशित की गई, खबर देखने के बाद जो है अधिकारियों की वहां पर नींद जागी और उस शव की पहचान कर ली गई। अलीराजपुर से उसका मर कायम कराया गया और आज उसका जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। अब उसे नगर निगम या किसी भी एनजीओ के माध्यम से जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन क्या हम जब भी जागरूक खबरों से करेंगे तब अपनी जिम्मेदारी पर ये खरे उतरेंगे? तो लगातार इस तरह के मामले को लेकर के हालांकि कमिश्नर पवन शर्मा ने एक एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में 3 जो बड़े अफसर हैं उन्हें इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। हालांकि क्योंकि कल ये जांच रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचेगी, लेकिन वो कौन नाम सामने आएंगे, किसकी जिम्मेदारी थी, कितने यहाँ पर लोगों को मर्चुरी वार्ड में रखा गया है, कितने लोगों की किस तरह की जिम्मेदारी थी, उन सभी लोगों से पूछताछ चल रही, घंटों तक चल रही पूछताछ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि एम्बा अस्पताल ने पुलिस को इस शव के बारे में जानकारी नहीं दी थी। अब ये कोरोना वाले मामले में जिस तानाजी का जिक्र किया जा रहा है, तानाजी का जो शव सामने आया है, उसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची है, या परिजनों तक पहुंची भी थी तो परिजन यहाँ पर क्यों नहीं लेना है? लेकिन 10 दिनों तक ये शव यहाँ पर पड़ा रहा। क्या एम्बा की किस तरह की मानवीय जिम्मेदारी नहीं बनती? तो भारत एम्बा सबसे बड़ा अस्पताल है मध्य प्रदेश का, तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये माना जाए कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों को लेने नहीं आना चाहते? शुरुआत में हमने देखा था जैसे ही कोरोना का दौर चला था, उस दौर में ऐसी बहुत खबरें सामने आई थी, लेकिन धीरे धीरे कर लोग इसकी जागरूकता में आए, समझे इसको कोरोना ऐसा भी नहीं है कि उससे इतना डरा जाए, संभल के रहने की जरूरत है। लेकिन आज भी क्या लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि शव को हम ले जाएंगे तो ऐसा ना हो हमें कोरोना हो जाए? ये दिक्कतें भी सामने आ रही क्या? देखिए, पहले जिस तरह की समस्याएं थी उस समय ट्रेवलिंग की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, गाड़ियों को, शवों को इंदौर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। जो बाहर का परिजन है उसका अंतिम संस्कार संबंधित जो आसपास के मुक्तिधाम है वहीं किया जाएगा। तो काफी तमाम परेशानियां थी, परिजन पहुंच नहीं पा रहे थे या परिजन वहां तक ट्रेवलिंग के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन आज ये चीजें सारी सामान्य हो चुकी है, परिजन आ सकते हैं। कुछ निजी एनजीओ ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि परिजनों को के सामने वो अंतिम संस्कार उस शव का कर सकते हैं। कई तरह की व्यवस्थाएं की गई, ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन इस मामले में क्योंकि 10 दिनों का एक बड़ा मामला सवाल खड़ा करता है कि 10 दिनों तक आखिर इस शव को लेकर के मर्चुरी रूम में क्यों रखा गया? क्या इसकी जानकारी इसके लिए परिजनों तक नहीं पहुंचा गया या परिजनों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई? ये तमाम सवाल है। हालांकि दोनों ही विभाग एक दूसरों पर जो है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही विभाग मीडिया में आपकी बात हुई, किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। बिल्कुल, देखिए, हमने इस पूरे मामले में जिस एसआईटी में अपर आयुक्त रजनीश सिंह से हमारी बात हुई थी और उसने साफ तौर से माना था कि एम्बा की चूक है जिसमें बच्चे को की लापरवाही की जो शव है उसकी जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंची थी। तो ये साफ तौर से जो है अब एसआईटी भी ये मानती है कि कहीं ना कहीं एम्बा से चूक हुई है। लेकिन जो मानवीय चेहरा, क्योंकि जो मर्चुरी रूम है वहां पर रोजाना जाना होता है, रोजाना 20 से 25 शव वहां पर आते हैं जिनकी काउंटिंग की जाती है, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, मर्ग इंटीमेशन दिए जाते हैं, रजिस्टर में नाम होता है, परिजनों का नाम होता है, नंबर होता है। लेकिन इन तीनों ही मामलों में ऐसा कुछ नहीं था। अब जो है जो शव जो कंकाल बन गया था वो एम्बा अस्पताल के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि अब तक उसका कोई भी रिकॉर्ड ना एम्बा के पास है ना पुलिस के पास है। तो आखिर उस शव का क्या किया जाएगा? क्योंकि वो शव जब तक किसी संबंधित थाने की जानकारी नहीं मिलती, किस थाने से वो लाया गया था, आखिर वो कौन था, उसके साथ इस तरह की घटना कैसे हुई, उसकी मृत्यु का क्या कारण है, ये तमाम सवाल है। जब तक ये सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ नहीं होंगे तब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा।
अब वो हालांकि जिस दिन ये हमने खबर प्रकाशित की थी शव कंकाल वाले, उसको बीते बीते भी 72 घंटे सामने हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह का निर्णय जो है जिम्मेदार एमवाई के अधिकारी नहीं ले पाए हैं कि आखिर शव का क्या करना है। हालांकि अब महफूज तो जरूर रख दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही, महफूज रखने से पहले ही वो शव बुरी तरह से सड़ गल गया था, काफी बदबू मारने लगा था। अब देखना होगा कि इन सारे शवों को लेकर के आखिर एमवाई अस्पताल अपने आगे क्या चलिए भारत निगाह बनाए रखिएगा। अब देखना भी ये सच होगा कि सच में किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन ये तस्वीर, धन्यवाद भारत आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने लगातार आ रही है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें यदि परिजन को कोरोना हो जाता तो लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन ये शुरुआत में दिखाई देता था। अब धीरे धीरे कर लोग जागरूक हो रहे हैं और हम तो सबसे यही कहेंगे कि आप अपने परिजन को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। हो सकता है वो कोरोना का शिकार हो जाए। वैसे तो कोरोना से सबको बचना है, मास्क लगाइए, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, तो कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। लेकिन यदि कोई परिजन इसका शिकार हो जाता है तो उसको इस हाल में मत छोड़िए। अब यहाँ किसकी लापरवाही है कि परिजन लेने नहीं आए, या फिर एमवाई जो लगातार गलती कर रहा है, फिर वो एक गलती कर बैठा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। रीवा की खबर है। रीवा का रहने वाला अनिल साकेत पाकिस्तान से अपने घर पहुंचा है। दरअसल वो बॉर्डर पार करने के दौरान लाहौर की जेल में बंद था, जहां भारत सरकार की पहल के बाद उसे पाकिस्तान ने भारत को सौंपा है, जिसका रीवा के जय स्तंभ चौक पर लोगों ने अनिल साकेत का स्वागत किया गया। पाकिस्तान से अनिल साकेत पहुंचा रीवा, और ये तस्वीरें आप देखिएगा। ये अनिल साकेत है। कब से, कई दिनों से ये लाहौर में था। भारत सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जाते रहे, और ये तस्वीरें देखिएगा जब उसका स्वागत किया गया। बहुत दिनों बाद रीवा का बेटा वापस पहुंचा है, वो भी पाकिस्तान से। तो फिर स्वागत करने वालों की कमी नहीं रही, क्योंकि स्वागत में भी बहुत कुछ दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा खुशी जो मिली होगी वो माता पिता को मिली होगी। वो माता पिता जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और पाकिस्तान कोई व्यक्ति चले जाए, वहां की जेल में बंद हो जाए, तो फिर आपको जाटप का मामला भी याद होगा। ऐसे तमाम तरह के मामले लोगों के जहन में आ जाते हैं और चिंता बढ़ाते हैं। लेकिन माँ बाप आज बहुत खुश है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। पहले पुलिस बताई कि संशय महोदय आए, ये बताए कहीं तुम्हारा बालक जो है तो पाकिस्तान में, पुलिस घला ये मिल के बताई कहीं पाकिस्तान में तुम्हारा बालक बंद है, लाहौर जेल में। अब उसके आने के बाद हमका कुछ न पूछी, खूब आनंद है, कुल परिवार को आनंद है कि धन्यवाद हमारे मोदी जी, या ये हमारे संसद महोदय, हमारे ये मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे गाँव के हैं, नारेंद्र तिवारी हैं, ये सब जने मिल के हमारे बालक को ले आए रहे हैं। ऐसे हम भारतवर्ष में बहुत खुशी है। मोदी जी दिल खुशी हो कि हमारा बच्चा घर वापिस लौट के आया। मोदी जी के निवेदन से यह है कि हमारा बेटा घर लौट के आ गया है। हमारा आज बेटा के बधाई। हमारा बच्चा घर लौट के आ रहा है। जो कुछ सूखा रूखा है वो लड़का लेके मिलेगा। चलिए, उनका यही कहना है माता पिता की कि सभी लोग बहुत खुश हैं, और स्वाभाविक है कि जब कोई घर का बेटा पाकिस्तान की जेल में बंद हो जाए तो ये दिन कैसे गुजरे होंगे उस माता पिता के। चलिए, हमारे साथ सुशील जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। सुशील, माता पिता बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, बस ये जरूर कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं वो, लेकिन वास्तव में ये है क्या? कब से अनिल वहां पर गया हुआ था, वहां की जेल में बंद था, और उसके बाद कैसे वहां तक अब रीवा वापस पहुंचा? मनोज जी, आपको हम बताना चाहेंगे, लगभग 5 साल पूर्व ये अनिल साकेत घर से गायब हो गए थे, और फिर लगभग 2 साल बाद पता चला कि वो पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद हैं। तब से भारत सरकार द्वारा लगातार इनके रिहाई के लिए प्रयास किए जा रहे थे, और आखिरकार आज वो दिन आ गया, वो खुशी का दिन आ गया, परिवार के लिए आ गया कि अनिल अपने घर वापस आ गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अनिल नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत छदेहना गांव है, वहां के रहने वाले हैं। हालांकि अनिल से बात करनी चाहिए तो अनिल अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी कैमरे के सामने नहीं बोल रहे। लेकिन माता पिता से चर्चा हुई है मनोज जी, वो उनकी खुशी साफ जाहिर है, वो काफी खुश हैं, और वो लगातार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनका लाल वापस आ गया। 5 साल बाद वो उसकी घर वापसी हुई है। मनोज जी, निश्चित तौर में रीवा जिले में और उसके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। चलिए, खुशी का माहौल है, इस खुशी में आप भी शरीक होइए, क्योंकि आप भी रीवा के हैं। रीवा का साकेत वापस लौट आया, अनिल साकेत। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। किसी भी निर्माण कार्य को अपने दायरे में लेने के बाद यदि उस पर कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए जो आपको चौंका दे, या नियमों का पालन किया जाना चाहिए,
ऐसी कई बार कहने के बाद भी कुछ नई चीजें तस्वीरें आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ये मामला एक अलग है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ ऐसा किया जाता है कि वो हास्यास्पद होने के साथ ही चौंकाने वाला भी होता है। ऐसा ही एक कारनामा रीवा के हनुमना में पदस्थ तहसीलदार अजय मिश्रा कर दिखाए हैं। दरअसल तहसीलदार अजय मिश्रा ने 5 से 15 साल तक के बच्चों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है, जिससे नाराज बच्चों के परिजन अपने अपने बच्चों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हालांकि इस दौरान तहसीलदार अजय मिश्रा वहां से नदारद रहे। अतिक्रमण बच्चे करने लगे। आप ये बच्चों को देखिएगा, या तो माता पिता उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि साहब भूल गए कि बच्चों को भी क्या नोटिस दिया जाता है। बच्चों को नोटिस दिया अतिक्रमण हटाने का, लेकिन कई दफा ऐसे अतिक्रमण भी होते हैं जब एसडीएम या प्रशासन के लोग हटवाना चाहते हैं। पर ये अपने तरह की एक अलग तस्वीर है जिसमें बच्चों ने अतिक्रमण कर लिया। बच्चे क्या अतिक्रमण करेंगे? चलिए कलेक्टर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आए हैं सरकार के लिए कि तहसीलदार के लिए कि हमारे लड़का के नाम से नोटिस भेजी है। काहे की नोटिस है? नोटिस है हमको साहब, जंगल में बसी हैं, जंगल में नहीं रह पा। कहाँ है आपका बच्चा? हमारे गोंद में। कितने साल का आपका बच्चा है? 3-4 साल का साहब। इसको प्रकरण को चेक करना पड़ेगा, मतलब वाकई में किस प्रकार का नोटिस इन्हें जारी किया है, वो सही है गलत है। जब तक पूरा जानकारी लेने के बाद ही इसके बारे में बता सकते। इसके बारे में जब जांच करेंगे किस परिस्थिति में ना मतलब ये नोटिस जारी हुई है क्या, ये जब जानने के बाद ही इसके बारे में बता। चलिए बेदमणि जुड़े हैं हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। बेदमणि, क्या है ये पूरा मामला? क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है, या वास्तव में बच्चों ने अतिक्रमण कर लिया? बच्चे अतिक्रमण करें, ये थोड़ा सा सोचने में अजीब सा लगता है। जी मनोज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला अतिक्रमण से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जहां पर हनुमना के सलैया गांव में तहसीलदार अजय मिश्रा के द्वारा नाबालिग बच्चों को नोटिस जारी की गई है, जिसके बाद उनके परिजनों ने अपने बच्चों के साथ तहसील परिसर में हंगामा किया। हालांकि तहसीलदार अजय मिश्रा पहले भी कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। हो सकता है कि यह पूरा मामला अनुभवहीनता की वजह से हो, या फिर प्रशासनिक भूल भी कही जा सकती है। जी, तो अभी क्या हो रहा है इस मामले में? ये प्रशासनिक भूल भी कही जा सकती है, या फिर अनुभव की कमी हो सकती है कि तहसीलदार की अनुभवहीनता हो सकता है सामने आई हो इसमें। चलिए धन्यवाद बेदमणि, आपका अनुभवहीनता है। दरअसल कई दफा अफसर या तो बड़े अहम में खो जाते हैं, या ये भूल जाते कि हमें करना क्या। लेकिन जो अजय मिश्रा साहब हैं, ये कई दिनों से इनकी खबरें आई है और लगातार चर्चा में बने रहते। कई बार अच्छा काम करना भी चर्चा का विषय बना देता है, और कई बार इतना अहम आ जाता आदमी को, वो भी चर्चा में बनाता है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि इनको अहम है कि वहम है। पर अगली खबर, राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां छोला इलाके में रहने वाली महिला ने प्रेस वार्ता कर इलाके में ही रहने वाले सफीक खान पर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि 2012 में सूरज विश्वकर्मा नाम के युवक से उसका अफेयर हुआ, और जब दोनों ने कोर्ट मैरिज की तो पता चला कि उसका नाम सूरज विश्वकर्मा नहीं सफीक खान है, जिसके युवक ने जबरन महिला को 7-8 साल तक भुसावल की ओर भोपाल से बंद करके रखा, ले गया वहां पर, और महिला के साथ शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए। सफीक पर आरोप है कि वो महिला के साथ मारपीट करते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर भी दबाव बनाता रहा। 1 साल पहले भोपाल छोला थाना में इसकी शिकायत भी की गई, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं महिला के समर्थन में आए संस्कृति बचाओ आंदोलन के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और एक बार लव जिहाद का मामला इसलिए है कि सफीक ने अपना नाम बदल लिया, लेकिन बहुत जिम्मेदार लोग हैं। अब जरा महिला का सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। 2012 में वो उसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज की थी। उसने अपना नाम सूरज विश्वकर्मा बताया था। कोर्ट मैरिज के दौरान मुझे पता चला कि उसका नाम शफीक खान है, और उसके बाद मैंने उससे मना करा कि मुझे नहीं करना है, कोर्ट मैरिज में नहीं करना चाहती, मैं मुस्लिम लड़के शादी नहीं कर सकती। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, तू अब मेरे साथ ही रहेगी, तू अपने घर वापस नहीं जा सकती। उसने जबरदस्ती मेरे साथ कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज करने के बाद मुझे भुसावल लेके चला गया। भुसावल ले जाने के बाद जबरदस्ती उसने बच्चे करवाए। हर दिन जबरदस्ती करता था, मारपीट करता था, मना करने पर और मारपीट करता था मेरे साथ। वहाँ से बहुत मुश्किल से मुझे भोपाल लेके आया। मम्मी से बात धीरे धीरे 5 साल के बाद मैंने घर वालों से बातचीत करना शुरू करी। तो मम्मी आई। मम्मी के आने के बाद, मम्मी के कहने पर वो भोपाल लेके आया। तो भोपाल लेके आने के बाद 3 महीने तक उसने मेरे घर वालों से कोई बातचीत नहीं करने दी।
मुझे अपने ही घर पे बंदेज में रखा, बंद कमरे के अंदर ताला डाल के रखा और निकाह करवाया जबरदस्ती। 5 साल के बाद निकाह करवाया जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, नमाज पढ़ने के लिए कहा, बुर्का पहनने के लिए कहा। मना करने पर उसके घर वालों ने उसने मारपीट करी मेरे साथ। चलिए, तो ये लव जिहाद का मामला जैसा वो कह रही है, लेकिन लव जिहाद का ये पहला मामला नहीं, कई दफा आता है। लोग नाम बदल कर काम दिखा देते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा जब कोई लड़की किसी लड़के के अफेयर हो तो समझिए, जरा देखिए, क्योंकि बहुत भावनाओं में मत बहिए आप कि कई दफा आपके साथ धोखा हो जाए। इस बार दुष्यंत मेरे साथ जुड़े। दुष्यंत, क्या है पूरा मामला? वो तो हमने सुना है, लेकिन अब इसमें आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, अभी जिस तरीके से अगर बात करें, जो मंच सामने आया है युवती के समर्थन में, महिला के समर्थन में जो मंच सामने आया है, उसमें उसने कहीं ना कहीं सरकार से मांग की है। तो युवती ने भी सरकार से ये मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो संस्कृति बचाओ मंच है, वो कहीं ना कहीं सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे से जो लोग नाम बदलकर लोगों के जो महिलाओं के, युवतियों के जीवन बर्बाद करते हैं, उनको भी कोई ना कोई सबक मिले और कहीं ना कहीं उनको ऐसी सीख मिले, ताकि वो इस प्रकार से कोई भी काम, इसके जो पुनरावृत्ति हो ऐसी घटनाओं की, वो तो पुनरावृत्ति ना हो। और जो हिंदू पुलिस की तरफ से कुछ किया गया है क्या दुष्यंत? पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए, अभी पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले से दूर ही बनाए हुए है। अभी फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि युवती ने 1 साल पहले जो शिकायत की बात कही है, हम उसकी जांच करा रहे हैं कि जो शिकायत है वो कराई गई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और किस तरीके से ये आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लव जिहाद का मामला है, पुलिस के पास नहीं पहुंची महिला, संस्कृति बचाओ मंच के पास पहुंच गई। अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है, कि लव जिहाद जैसे मामले सामने आते रहते हैं, फिर हम आपसे कहेंगे कि समझिए, संभलिए और पूछिए, नाम जो बता रहे हैं वो है भी कि नहीं साहब, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो थोड़े संभलने की जरूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसी तमाम खबरों को लेकर हम मिड सेशन में आपसे मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।